Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, in this presentation we will going to talk about important idioms and phrases. आप ये जानते हैं कि आपके चैप्टर का अलावा ग्रामर का भी कुछ सेशन आपके पेपर में आता है. So there are some important idioms as well as phrasal words जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सही. So first of all I would like to talk about idiom कि idiom कहाँ किसे जाता है. सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ जाए. देखिए idiom को हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो मुहावरा कहा जाता है, बट इट इज़ अ ट्रांसलेशन, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी. अगर idiom की डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो बताया गया है कि a group of words established by usage as having a meaning not inferable from those of the individual words. मतलब ये कि इंडियंस कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि यूजेज से इस्टेब्लिश होते हैं, मतलब अहले ज़माने ने उसको इस्तेमाल किया और इस तरह फिर वो इस्तेमाल में आए एज हैविंग अ मीनिंग, और उसके एक ऐसे मीनिंग्स बन जाते हैं कि नॉट इन्फरेबल, जिसको इन्फर नहीं किया जा सकता, इन्फरेबल नहीं होते. इन्फर का क्या मतलब होता है? देखें, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आप उसकी कंक्लूजन को इन्फर कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा इस बात का मतलब ये है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको ये कहता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के ये इख्तियार आते हैं, एक बात ही की, और फिर कहा कि फला साहब तो आजकल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं. अब जाहिर है जब उसने ये कहा कि प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के ये इख्तियारात हैं और दूसरी तरफ कहा कि ये शख्स प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, तो उसका मतलब ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो इसके पास वो इख्तियार चले गए. ये होता है इन्फर करना, यानी खुद से इंसान अपने जहन के अकॉर्डिंग जो है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जहन की सलाहियत से उसको समझ लेता है. तो इडियम्स कहा जाता है उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि यूजेज से पहले ज़माने के डेवलप हो जाते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, और वो एक ऐसे मीनिंग रखते हैं कि नॉट इन्फरेबल फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. उनके अगर लिटरल मीनिंग्स को ट्रांसलेट करने बढ़ जाए तो उसके वो मतलब नहीं बनेंगे. मतलब लफ्ज़ तो कुछ होते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स कुछ और होते हैं. सही. जैसे मैं उर्दू में एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा, चूँकि हम नेटिव लैंग्वेज हमारी उर्दू है और हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू होगी. सो उर्दू में भी ऐसे बहुत सारे मुहावरात हैं, जैसे एड़ी चूटी का जोर लगाना. एड़ी चूटी का जोर लगाने का मतलब अगर लिटरल मीनिंग्स लें तो मतलब वो नहीं बनेगा जो उसका असल मतलब है. सही. तो लिटरल मीनिंग्स उसके मुराद नहीं होते, मतलब उसकी ट्रांसलेशन से उसका कोई सरोकार नहीं होता, मतलब कुछ और होता है. उसकी मुरादी माना इसको कहते हैं ना, इन्फर किए जाते हैं. सही है ना. इसके लिटरल मीनिंग से आप इसके मीनिंग उसको इन्फर नहीं कर सकते. क्लियर हो गई बात यहाँ पे. अब आप ये बात भी समझ लें कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं. देखिए, वर्ब तो आप जानते ही हैं, और फ्रेज किसे कहा जाता है? ज़ाहिर है कि जुमले का कुछ टुकड़ा होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब क्या बनता है फ्रेजल वर्ब का? तो डेफिनेशन देख लें. इन इंग्लिश ट्रेडिशनल ग्रामर में अ फ्रेजल वर्ब इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स. ये कम्बिनेशन होता है 2 लफ्ज़ों का या 3 लफ्ज़ों का, और वो 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ कौन से होते हैं? वो फ्रॉम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज, जो कि डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2 लफ्ज़ लिख लेता हूँ तो हो सकता है कि वो फ्रेजल वर्ब हो, तो फ्रेजल वर्ब जैसे कि आप यहाँ देख लें, टर्न डाउन लिखा हुआ है. तो अब ये मुख्तलिफ ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब ये है कि एक इसमें से, जैसे इसकी बात कर ले, रन इनटू की. रन इनटू में रन, ये रन का जो वर्ड है ये वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब ये वर्ड की क्लास से बिलोंग करता है, और इनटू बिलोंग करता है प्रीपोजिशन के क्लास से. अब रन इनटू यानी वर्ड और प्रीपोजिशन यहाँ पर जब मिले तो इनका एक अलग ही मतलब बन गया. सही. मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको साथ साथ क्लियरली समझ में आ सके कि मेरा बोलना कभी आपके लिए काफ़ी ना होता हो. रन इनटू वैसे पूरा एक वर्ड है, मतलब फ्रेजल वर्ड है ये. सही है. लेकिन अगर अलग अलग इसको देखें तो रन इज अ वर्ड एंड इनटू इज अ प्रीपोजिशन. सही. तो होता ही ये है इसके अंदर कि जब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, तो फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है
उन दो लफ्ज़ों के या तीन लफ्ज़ों के कम्बिनेशन को, मजमूए को, जो कि डिफरेंट क्लासेस से, ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सही, जैसे अ वर्ड एंड अ पार्टिकल, सच एज एन एडवर्ब और प्रेपोजिशन। एक उनमें से एडवर्ब के तौर पर जाना जा सकता है, एक उनमें से प्रेपोजिशन के तौर पर जाना जा सकता है। अब यहाँ आप देख लें, एक वर्ब है तो एक प्रेपोजिशन है। सिट अप, सिट इज अ वर्ब एंड अप इज अ प्रेपोजिशन। टर्न डाउन, दोबारा वही वाली बात आ गई, वर्ब देन प्रेपोजिशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ही लगेगा, इसी जगह और भी कुछ लग सकता है। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में जब बात करेंगे ना, तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक तो अब क्लियरली आपको समझ में आ गई है। अभी हमने जो बात जिक्र की है, पहली बात ये कि इडियम किसे कहा जाता है, और दूसरी बात ये जिक्र की कि फ्रेजल वर्ब किसे कहा जाता है। अब एक और जो चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हैं। यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में, यानी इसका जो फर्स्ट कॉलम है, आपको इडियम्स भी मिलेंगे, फ्रेजल वर्ड्स भी मिलेंगे, और यहाँ हमने इसकी मीनिंग्स लिखे हैं, दैन इसकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अ फिश आउट ऑफ वाटर लिखा है। अ फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब बनता है? देखिए, अ फिश आउट ऑफ वाटर का सबसे पहले तो मतलब समझना है कि फील अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड, यानी अनकंफर्टेबल फील करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के सामने बैठा दिया जाता है और आप उनको नहीं जानते, तो मे बी कि आप कंफर्टेबल फील ना करें, मतलब आप इजी ना हो उनके सामने। अनकंफर्टेबल याद रहेगा आपको। ऑकवर्ड का मतलब है अजीब। तो फिश आउट ऑफ वाटर का जो मतलब बनता है, वो बनता है कि अनकंफर्टेबल फील करना। मतलब यूँ समझ लो कि अगर पानी से बाहर हो मछली, तो शायद वो तड़पेगी, कंफर्टेबल नहीं होगी ना। अब इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं, असलम ऑलवेज रिमेन्स लाइक अ फिश ऑफ वाटर। असलम हमेशा लाइक अ फिश ऑफ वाटर, एक ऐसी मछली की तरह रहता है जैसे वो मछली पानी से बाहर हो। इन कॉलेज, कॉलेज में उसकी हालत ऐसी होती है लाइक अ फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर, मतलब उसकी ऑकवर्ड कंडीशन होती है, अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है, वो फील ऐसा करता है। इन कॉलेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जब प्रीलियम होते हैं ना कॉलेज के, तो असलम कैसा फील करता है? मीन्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर है? मतलब एक ऐसी तड़पती हुई मछली की तरह जो कि पानी से बाहर हो। सही है। अब एक और जो हमारे सामने है, अब ब्लैक शिप। ब्लैक शिप कहा जाता है काली भेड़ को। असल में ये कहा जाता है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये होता है खद्दारों के लिए। हु इज़ कंसिडर्ड बैड, जिनको बैड कंसिडर किया जाता है, बुरे लोग। एग्जाम्पल देख लें, यू विल फाइंड अ ब्लैक शिप इन एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की हर क्लास में, चाहे वो रिच क्लास हो या पुअर क्लास हो, कहते हैं कि यू विल फाइंड अ ब्लैक शिप, तुम ब्लैक शिप पाओगे, यानी खद्दार तुम्हें हर जगह नजर आएंगे। सही। अच्छा, मैं हर जगह एग्जांपल्स मे बी कि आपको पढ़ के ना सुना सकूं, क्योंकि मुझे टाइम को भी देखना होता है। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा सारी बातों को। सही है। अब बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट प्रॉब्लम। सही। वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ पर एक बात और समझना, मैं आपको यहाँ हिंट देना चाहूँगा। बर्निंग क्वेश्चन, वो आपने सुना है हॉट टॉपिक का वर्ड, कहते हैं ना ये तो हॉट टॉपिक चल रहा है, तो हॉट टॉपिक या हॉट डिबेट। सही। जैसे मैं चले यहाँ पर टॉपिक ही लिख देता हूँ, ट्रेंडिंग में आ जाता है ना। तो हॉट टॉपिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, मतलब इस पर तो डिबेट अभी गर्मा गर्म डिबेट चल रही है, तो मतलब ये बनता है कि बिल्कुल नई नई ताज़ा ताज़ा खबर है। सही। अब बर्निंग क्वेश्चन, जाहिर है जब कोई चीज़ चलती है तो वो हॉट तो हो ही जाती है ना। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या बना? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और अर्जेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस कि कश्मीर इशू वाज द बर्निंग क्वेश्चन इन अ मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट के दरमियान उनकी मीटिंग्स में कश्मीर इशू वाज द बर्निंग क्वेश्चन। वो बर्निंग क्वेश्चन था, मतलब अर्जेंट प्रॉब्लम थी ये। सही। इसी तरह एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है एट 11th आवर। 11th आवर का मतलब क्या है? मतलब लास्ट मोमेंट। देखें, अगर हम बात करते हैं घड़ी की, तो घड़ी के अंदर हमें नज़र आते हैं वॉल क्लॉक में 12 आवर्स, ऐसे ही है। 12 आवर्स, ये है 11th आवर। सही है।
तो मतलब ये है कि बिल्कुल आखिरी लम्हे। एग्जाम्पल देखें, लिखा है कि द आर्मी केम टू सरप्राइज द रेबल्स एट द 11th आवर। आर्मी बिल्कुल 11th आवर पर, यानी बिल्कुल आखिरी लम्हे रेबल्स को, बागियों को सरप्राइज करने, कुचलने के लिए आई। तो 11th आवर का मतलब क्या बना? बिल्कुल आखिरी लम्हा। ज़ाहिर है कि जब 12 घंटे होते तो 11th मतलब बिल्कुल 12 हो जाता तो ख़त्म ही हो जाता ना किस्सा। तो 11th आवर का मतलब है ख़त्म होने से कुछ देर पहले, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल कह लें किनारे पर, कहते हैं ना। ऐसी यहाँ पर एक और इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल है, एट क्लोज शेप। एट क्लोज शेप का मतलब होता है, न्यू समझ लेंगे इसे, बाल बाल बचना। जैसे एक लिखा हुआ, वी आर गोइंग लाहौर इन अ बस देन वी गॉट सेफ फ्रॉम अ क्लोज शेप ऑन द रोड। हम जब जो है बस से लाहौर जा रहे थे, हम बाल बाल बचे, वी गॉट सेफ फ्रॉम अ क्लोज शेप। सही, बिल्कुल बाल बाल बचे रोड पर, मतलब हमारा एक्सीडेंट हो ही जाता। तो यहाँ देखिए मीनिंग क्या लिखे, अ सिचुएशन इन विच वन जस्ट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने से, किसी सानिया से, किसी हादसे से कोई बच जाए ना, ऐसी सिचुएशन में तो कहेंगे कि आई गॉट सेफ फ्रॉम अ क्लोज शेप। क्लियर? इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं। देखिए एक और एग्जांपल हमने यानी कि अ बॉल फ्रॉम द ब्लू। सही, अ बॉल फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब बनता है? लिटरल मीनिंग्स निकालेंगे तो ये मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सही, अ बॉल फ्रॉम द ब्लू का मतलब बनता है कि एक ऐसा इवेंट या एक ऐसी न्यूज़ विच इज सडन, जो अचानक हो जाए, और अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अचानक ही हो जाए। सही, अब अब बॉल फ्रॉम द ब्लू इसका क्या मतलब बनता है? अचानक और सडनली कोई भी वाक़े का पेश आ जाना, किसी मामले का पेश आ जाना। हर रिजेक्शन केम टू अस एज अ बॉल फ्रॉम द ब्लू। उसकी रिजेक्शन, हर रिजेक्शन, उसकी जो रिजेक्शन थी वो हम पर ऐसी आई, एज अ बॉल, एज अ बॉल फ्रॉम द ब्लू। जैसे कि कोई ऐसी खबर, एक ऐसा वाक़या जो कि अचानक रूनुमा हो जाए, नागहानी आफत समझ लें आप। सही है। एट ड्रैगर ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्रैगर कहा जाता है खंजर को, और ड्रॉ की जो थर्ड फॉर्म है वो है ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। ड्रीव इज द सेकंड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड एंड ड्रॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। सही है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब है खंजर जब खींच लिए जाए। सही, तो मतलब क्या? देखिए, खंजर खींचे ही उस वक्त जाते हैं, मतलब तलवारें नियाम से बाहर ही उस वक्त आती हैं कि जब बिल्कुल अनबियरेबल हो जाए सिचुएशन, और बिल्कुल मुखालिफ हो जाए कोई किसी का। टू बी अपोनेंट टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे का मुखालिफ हो जाना, इसका मतलब होता है। अब एग्जाम्पल में सेंटेंस ही करें कि द टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। दोनों भाई बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन पर हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने खंजर निकाल लेके, सही, बिल्कुल मुखालिफ एक दूसरे के, सिंस द डेथ ऑफ देयर फादर, अपने वालिद की डेथ से, उस वक्त से। सही, जब से उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। एक और जो बड़े मज़ेदार हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखी गई, अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या? कंटेंशन डिस्प्यूट को, झगड़े को कहा जाता है, यानी झगड़े की क्या लें वजह। अ सब्जेक्ट हु कॉजेज डिसएग्रीमेंट और कॉरल। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि डिसएग्रीमेंट की वजह बना हुआ हो, या कॉरल की, मतलब झगड़े की वजह बना हुआ हो। अब देखिए यहाँ पर, दे इनहेरिटेड अ सिंगल हाउस। उन्होंने एक सिंगल हाउस इनहेरिट किया, मतलब विरसे में पाया एक घर, विच हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, जो कि उनके दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, फसाद की जड़ बन गया, झगड़े की वजह बन गया, नाराजगी की वजह बन गया है। सही है। कहते हैं ना कि अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, ये कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं जब हम कहते हैं फसाद की जड़। यहाँ पर फसाद की जड़ नहीं कहा जा रहा, बल्कि हड्डी कहा जा रहा है। कल्चरल डिफरेंसेस हैं इंग्लिश में, और उर्दू में, अरबिक में, फ्रेंच में, और पर्शियन में बहुत सारे आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे जब आप उनको आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही। अब फीदर इन द कैप, फीदर कहते हैं पर को, और फीदर इन द कैप का मतलब क्या है? जब किसी ने अपने कैप में ही कैप पहना हुआ और फीदर लगाया हुआ हो, तो मतलब वो पर, तो क्या मतलब इसका? एन एक्शन ऑफ प्राइड, फख्र या निशानी, मतलब पर क्या लग गया, सर जो है फख्र से बुलंद हो गया।
तो अ फीदर इन अ कैप का अब देखें सेंटेंस कितना प्यारा यहाँ पर बना है। हिज पॉपुलैरिटी एज अ राइटर इज लाइक अ फीदर इन द कैप फॉर हिम। उसकी जो पॉपुलैरिटी है, शोहरत है एज अ राइटर के तौर पर, वो इज लाइक अ फीदर इन द कैप फॉर हिम, वो उसके लिए फीदर इन द कैप की तरह है। मतलब एक ऐसा अमल, एक ऐसा एक्शन जो कि प्राइड हो, मतलब उसके लिए ये चीज फख्र का सबब है। क्लियर? ऐसे ही देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एट 6 and 7। एट 6 and 7 का मतलब होता है इन कंफ्यूजन। जैसे आई हैव नॉट हैड टाइम टू क्लियर अप, मेरे पास क्लियर अप करने का मतलब मामला को हल करने का, मसाइल को हल करने का टाइम नहीं है। सो आई एम ऑल 6 and 7, मैं 6 and 7 में हूँ। मतलब 6 and 7 का मतलब है इन कंफ्यूजन में, कौन कंफ्यूजन में हूँ। सही। देखिए और एग्जाम्पल्स हम बात कर लेते हैं। अ बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त, बहुत ही ज़्यादा गहरा दोस्त। रीना इज़ अ बॉसम फ्रेंड ऑफ सोनिया। रीना जो है वो सोनिया की बॉसम फ्रेंड है, यानी गहरी दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त, इसको हम कहते हैं महरम राज। बोथ ऑफ देम रिमेन एवरीवेयर टुगेदर, हर जगह वो दोनों एक साथ ही होती हैं। सही है, याद रहेगा आपको ये। अपहिल टास्क का मतलब क्या है? यानी एक ऐसा काम जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती हो, टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता हो। तो एंड अपहीवल टास्क उसको कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरे लिए अपहिल टास्क है। द राइटिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज एन अपहिल टास्क। इस आर्टिकल की जो राइटिंग है, वो लिखना जो है इस आर्टिकल का, इज एन अपहिल टास्क। वो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार काम है और बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाला काम है। सही है। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन दैट इज ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, जिसको हमेशा याद रखा जा सके, मतलब यादगार दिन रेड लेटर डे कहलाता है। जैसे यहाँ सेंटेंस से क्या लिखा है कि दैट वाज अ रेड लेटर डे फॉर माय लाइफ। वो दिन मेरी जिंदगी का रेड लेटर डे था। व्हेन आई अचीव्ड कह लें आप इसको। सही है। व्हेन आई अचीव्ड ग्लोरियस सक्सेस इन माय एग्जामिनेशन, जब मैंने अपने एग्जामिनेशन में ग्लोरियस सक्सेस हासिल की, एक शानदार कामयाबी। सही है, इसको मैं अचीव कर रहा हूँ यहाँ पर। सही है, याद रखिएगा। When I achieved glorious success in my examination for achieving मास्टर्स डिग्री हासिल करके, तो वो दिन मेरे लिए रेड लेटर डे बन गया। रेड लेटर डेज आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हो सकते हैं। सही है, जब आप कोई कामयाबी हासिल करें। सही। इसी तरह नैरो स्केप का मतलब क्या है? नैरो का मतलब होता है तंग, और स्केप का मतलब फरार। मतलब क्या? अ लकी स्केप फ्रॉम अ बैड इवेंट, खुशकिस्मती से किसी बैड इवेंट से बाहर आ जाना। दे गॉट अ नैरो स्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट ऑफ द बस, बस के एक्सीडेंट से उन्होंने नैरो स्केप हासिल किया, मतलब वो बाल बाल बच गए। नैरो स्केप। क्लियर? इसी तरह ऑल इन ऑल का मतलब क्या है? जैसे हम कह रहे थे ना कि इस शख्स के पास तो पूरी अथॉरिटी है, मतलब ये ही इज ऑल इन ऑल। सही, यहाँ पर भी देखें, यही एग्जाम्पल लिखिए। नजमा इज ऑल इन द मैनेजमेंट ऑफ हाउस। घर के मामला में, मैनेजमेंट में वो बिल्कुल ऑल इन ऑल है, मतलब करता धरता, सारे इख्तियार जिसके पास हो। सही है। ये जो यहाँ सेंटेंसेस बने ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यही बनाना है और यही याद करना है। आप जब इसकी मीनिंग्स को समझ चुके हैं, जैसे अब बॉसम फ्रेंड का मतलब अक्रूज फ्रेंड, आप अपने खुद से भी क्रिएटिव सेंटेंसेस यहाँ बना सकते हैं। एंड आई रेकमेंड कि आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, नए नए सेंटेंसेस बनाएं, और यू मे पोस्ट दैम इन गूगल क्लासरूम, ताकि हम आपको चेक करके बता सकें कि आपने सही सेंटेंस बनाए या नहीं बनाए। और भी कुछ यहाँ पर हैं वर्ड्स, जिनको हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अब बैड रोजेस। अब बैड रोजेस का मतलब क्या है? बैड का एक मतलब तो हम समझते हैं, जिसको हम कह लें बिस्तर कह लें आप, और पलंग कह लें। सही ना? बैड का एक और मतलब होता है क्यारी, BED, बैड। तो बैड रोजेस मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि इजी हो और प्लेजेंट, खुशगवार हो। देयर हाउ लाइफ हैज़ नॉट एग्जैक्टली बीन अ बैड रोजेस, उनकी जो लाइफ है वो बैड रोजेस नहीं है, मतलब ऐसी उनकी ज़िंदगी नहीं है कि हम ये कह सकें कि गुलाब की क्यारी, खुशियों का गहवारा।
तकलीफ ही नहीं हो, मुसीबत ही नहीं हो जिंदगी में, सिचुएशन ऐसी हो जो कि बिल्कुल इजी प्लेजेंट खुशगवार हो, नहीं, देयर लाइफ हैज नॉट एग्जैक्टली बीन अ बैड रोज, उनकी लाइफ बिल्कुल भी बैड रोज नहीं रही है, उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं रही है। मतलब ये बनता है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब क्या है, यानी नॉट नोइंग व्हाट टू डू, व्हाट टू से, व्हाट टू डू। सही है, जैसे तो पता ही नहीं है कि भाई करना क्या है, कहना क्या है, तो मतलब आई एम एट लॉस, मैं तो बिल्कुल एट लॉस, लॉस पर हूँ कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आगे क्या करना है। मतलब मुझे बिल्कुल भी इस बात का इदराक नहीं है कि मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। टू डू आ गया तो मतलब यही है कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई एम एट लॉस। क्लियर है? अच्छा जनाब, एक और सेंटेंस है अ फार क्राई। फार क्राई का मतलब क्या होता है? फार का मतलब वैसे तो होता है दूर, और क्राई का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, मतलब इस तरह रोना। तो इसका मतलब क्या बनता है अ फार क्राई? तो देखिए यहाँ सेंटेंस में समझे, कहते हैं कि द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन इज अ फार क्राई, जो अभी मौजूदा इस इकोनॉमिक सिचुएशन है, मुआशी हालत है, इज अ फार क्राई, ये एक फार क्राई फ्रॉम व्हाट वाज प्रेडिक्टेड एट इलेक्शन, उससे जो कि इलेक्शन में प्रिडिक्ट किया गया था, जिसकी पेशन गोई की गई थी। मतलब ये है कि इलेक्शन के वक्त जो बातें की गई थी कि आगे आने वाले जो मामला होंगे वो ऐसे होंगे, वो कहते हैं कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ फार क्राई। अ करंट economic situation is a far cry, means the current economic situation is very different। सही है, फार क्राई का मतलब बनता है बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ्रॉम व्हाट वाज प्रेडिक्टेड इलेक्शन, ये इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है उससे जो कि इलेक्शन के वक्त प्रेडिक्ट की गई थी, जिसकी पेशन गोई इलेक्शन के वक्त की गई थी। प्रेडिक्ट का मतलब पेशन गोई होता है। क्लियर है? अच्छा जनाब, एक और हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी मेहनत जो कि बिल्कुल यूजलेस हो। यहाँ सेंटेंस है, मैं चूंकि वक्त कम है तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, आप इसकी मीनिंग्स को साथ साथ समझते जाएं। तो अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि तुम्हारी जो जितनी भी मेहनत है, स्ट्रगल है कि ऑफ बिकमिंग रिच विद इन अ नाइट, एक ही रात में तुम अमीर बन जाओ। कहता है कि इज जस्ट अ वाइल्ड गूस चेस, ये तो बिल्कुल ही वाइल्ड गूस चेस है, मतलब इज अ यूजलेस एफर्ट, बिल्कुल बेकार मेहनत है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम विद इन अ नाइट तुम अमीर हो जाओ। क्लियर? लैम एक्सक्यूज कहते हैं फजूल बहाने को, मतलब ऐसा बहाना जो कि मैच ही ना हो रहा हो सिचुएशनों से, हैंडल ना हो, अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर, ऐसा आंसर जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री हो। जैसे हम कहते थे ना, स्टूडेंट लेट आया और उससे पूछा कि क्यों आज लेट आ रहे हैं, अब वो रोज ही लेट आता है, तो वो कहता है कि सर ये मसला था, और वो मतलब एक ऐसा आंसर वो दे रहा है जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, जो सेटिस्फाई नहीं करता। इट मीन्स दैट ही इज प्रेजेंटिंग लैम एक्सक्यूजेस, लैम एक्सक्यूज बहानेबाजी। सही है, बहानेबाजी। यहाँ कुछ और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, देखें ये बहुत आसान है। एड फ्यूल टू फायर। फायर कहते हैं आग को, फ्यूल ईंधन, और फ्यूल के अंदर पेट्रोल भी आ जाता है, डीजल, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब ये कि फायर में मजीद फ्यूल ऐड कर देना, आग को बढ़ा देना, टू इंक्रीज एंगर, गुस्से को बढ़ा देना। सही कहते हैं ना, जल्दी पर तेल डाल देना। अब जाहिर है आग लगी हुई थी और मजीद उसको पेट्रोल डाल दिया जाए तो और भड़केगी। द स्पीच ऑफ लीडर एडिड फ्यूल टू फायर। जो लीडर की स्पीच थी उसने फ्यूल ऐड कर दिया फायर, मतलब उसने और मजीद लोगों को गुस्सा कर दिया, आग बढ़ा दी। बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली, मतलब आर स्मॉल बिजनेस इज गेटिंग अ प्रोग्रेस बाय एंड बाय, जो हमारा छोटा सा बिजनेस है वो बाय एंड बाय प्रोग्रेस हासिल कर रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग हैपन, कुछ हो जाना, मतलब क्या, कुछ वाकई हो जाना। जेलेसी इन अ रिलेशनशिप इज ऑफन ब्राउड अबाउट बाय द लैक ऑफ ट्रस्ट। रिलेशनशिप में हसद का आ जाना अक्सर किस वजह से होता है? बाय द लैक ऑफ ट्रस्ट, एतमाद की कमी की वजह से होता है, उसकी वजह से जेलेसी
वाक़ हो जाती है, ब्रिंग अबाउट आ जाती है रिलेशनशिप में। क्लियर है? ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, ब्रिंग फॉर्थ कहलाता है। जैसे जो द गिल्टी वर्डिक्ट हैज ब्राउड हैड ब्राउड, अच्छा देखें यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये है थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी आपने देखा होगा थर्ड फॉर्म है। जाहिर है कि सेंटेंस जब पास्ट में चलाएंगे तो थर्ड फॉर्म के साथ ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्रिंग फॉर्थ का मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मतलब ये कि गिल्ट वर्डिक्ट जो गलत फैसला किया गया, उसने शार्प क्रिटिसिज्म को, सख्त तनकीद को उसने क्या किया, ब्रिंग फॉर्थ किया, मतलब उसको प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से ये चीज़ सामने आई है। सही है, याद रखिएगा ये। बटर एंड ब्रेड का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। बटर कहा जाता है मक्खन को, ब्रेड कहा जाता है रोटी को, तो मतलब आप ये कह लें कि एम्प्लॉयमेंट एंड टैक्सेशन आर बटर, ब्रेड एंड बटर इशू ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का ये एक ऐसा इशू है एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेशन जिसको हम बटर एंड ब्रेड कह सकते हैं, दाल रोटी कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए बटर एंड ब्रेड। अब जाहिर है कि हम जब बात करते हैं तो हम बटर एंड ब्रेड नहीं कहते अपनी ज़बान में कि दिस इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज़ लाइक ब्रेड एंड बटर फॉर मी। हम ये कहेंगे दाल रोटी का मसला बन गया। सही है। एक और देखें, आपके पास एग्जाम्पल है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है ऐसा फील कराना जो कि मतलब नफरत फील करवाना। दिस स्टोरी इज लाइकली टू क्रिएट बैड ब्लड। ये स्टोरी ऐसी है जो कि हमें ऐसा फील कराती है कि जिससे हमें नफरत महसूस होने लगती है। सही है। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है, विद ऑल बिलोंगिंग्स। जैसे दे लेफ्ट द हाउस, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, विद बैग एंड बैगेज यस्टरडे, बैग और बैगेज के साथ, मतलब सारी चीज़ों के साथ जो उनसे ताल्लुक रखती थी। सही है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, याद रहेगा। कोल्ड वॉर कहते हैं सर्द जंग को, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अनफ्रेंडली रिलेशन, कहते हैं ना हमारी और उनकी बिल्कुल सर्द जंग चल रही है आजकल, मतलब अच्छे मामला नहीं है। सेंटेंस देख लें आप यहाँ, इट लुक्स लाइक अ कोल्ड वॉर, ये बिल्कुल कोल्ड वॉर की तरह लगता है, इज बीइंग कंटिन्यूड बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टू स्टेट्स के दरमियान, मतलब इट इज वी हैव कोल्ड वॉर कह लें आप, आसान कर देते इसको। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, कैट एंड डॉग लाइक, मतलब क्या, अ लाइफ फुल ऑफ कॉरल्स, जब जिंदगी झगड़ों से भरी हुई हो तो कह देंगे द मैन कमिटेड सुसाइड, उस शख्स ने सुसाइड कमिट की, मतलब उसका इर्तिकाब किया, खुदकुशी का, बिकॉज हिज लाइफ हैड बिकम अ कैट एंड डॉग लाइफ, क्योंकि उसकी जो जिंदगी थी वो लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी बन गई थी। कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी का कैसे बन गई थी, मतलब उसमें झगड़े बहुत थे। कुत्ते बिल्लियों का भी हाल ही होता है कि कभी इस बिल्ली से झगड़ा, कभी उस कुत्ते से झगड़ा, तो वो जाहिर है जानवरों वाली जिंदगी कह लें आप, झगड़ों वाली जिंदगी, याद रखेंगे आप। फ्रेंच लीफ का मतलब है ऐसी छुट्टी जो कि विदाउट परमिशन हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर आसिफ ने फ्रेंच लीव ले ली अपने कॉलेज से लास्ट मंथ, मतलब फ्रेंच लीव ले ली, ऐसी लीव जो कि बगैर परमिशन की थी। यहाँ पर और से ये देख लें एग्जाम्पल्स को, फॉर एंड वाइड का मतलब होता है दूर दराज, जैसे उन्होंने लूसी ग्रे को सर्च किया, फॉर एंड वाइड दूर दराज जाकर, ओवर अ लार्ज एरिया, जो आसान आसान है मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। सही है। इन अ फिक्स का मतलब क्या है, कंफ्यूज सिचुएशन, जैसे आई एम इन अ फिक्स्ड, मतलब आई एम इन अ कंफ्यूज सिचुएशन एंड डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, और मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है। तो इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स मीन्स आई एम इन अ कंफ्यूज सिचुएशन। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है कि खातिर कोई काम करना, जैसे शी वॉज डूइंग दैट जॉब फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की खातिर वो ये जॉब कर रही है, वो कर रही है जॉब। क्लियर। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, ब्लड कहते हैं खून को, कहते हैं ना इंसान गोश्त और खून कहीं मजमुआ है, मतलब उसकी बॉडी, ह्यूमन नेचर, जैसे हम कहते हैं आई एम मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं गोश्त गोश्त का बना हुआ इंसान हूँ, सो आई कमिट मिस्टेक, यही वजह है कि मैं मिस्टेक कमिट करता हूँ, उससे गलतियाँ सजद होती हैं। सही है। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म का अवामी एहतजाज, जैसे लिखा हुआ देयर वाज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन कराची, कराची में एक बहुत ही बड़ा ह्यू एंड क्राई है हुआ था, मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स मर्डर, जब पॉलिटिकल लीडर को मर्डर किया गया। ह्यू एंड क्राई मीन्स स्ट्रॉन्ग
protest. So I hope you got a clear idea about this topic. If you have any question you may ask, और मैं अब यहाँ पर उम्मीद कर देता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आप आपको इस टॉपिक के समझने में. Again, if you have any type of confusion in this topic, you may ask. मैंने तमाम के तमाम को डिस्कस नहीं किया, बट मोस्टली जो इम्पोर्टेंट idioms and phrasal verbs हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. So take care. अल्लाह हाफिज़.